जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर श्वसन तंत्र है ना, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक में रहिएगा, वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक स्लाइड जो बनाए हैं बोर्ड पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। आइए समझते हैं इसके एक एक बारे में। देखिए, श्वसन के मतलब क्या है? सांस लेना और सांस छोड़ने वाली जो क्रिया होती है वो श्वसन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए श्वसन जो है एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों है ये समझिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया श्वसन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहां पे श्वसन नहीं संपन्न होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन श्वसन संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है, इसीलिए श्वसन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं। श्वसन के फल स्वरूप ऊर्जा और तथा ऊष्मा बनता है। श्वसन के फल स्वरूप ऊर्जा तथा ऊष्मा बनता है। ऊर्जा के मतलब जब हम श्वसन करते हैं, जब कोई जीव श्वसन करते हैं तो उनके शरीर में एनर्जी पैदा होता है, ऊर्जा बनता है और ऊष्मा भी बनता है। ऊष्मा के मतलब शरीर गर्म रहता है, हीट रहता है। देखिए, व्यक्ति जब तक उसके अंदर ब्लड दौड़ते रहता है यानी रक्त परिसंचरण होता है और उसके बाद सांस लेते रहता है, तब तक उसका शरीर गर्म रहेगा। ठीक है, अगर ये दोनों चीज लेना बंद हो गया तो उष्मा उसके शरीर में नहीं बनेगा और शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। मरे हुए लोगों को देखिएगा कि उनका शरीर क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है। कारण क्या है कि उनके अंदर रक्त परिसंचरण चलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और श्वसन की क्रिया नहीं हो पाती, जिसके कारण उनका शरीर ठंडा हो जाता है। तो ऊर्जा तथा ऊष्मा क्या होता है? श्वसन के फलस्वरूप बनता है। ठीक, आगे हम लोग समझते हैं। श्वसन जो है एक अपचायी क्रिया है। अपचायी क्रिया मत उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कैटाबोलिक। देखिए, वे चीज जो टूट जाती है उसको बोलते हैं कैटाबोलिक क्रिया। जो टूट कर बनती है, वे क्रिया जो टूट कर बनती है उसे बोलते हैं अपचायी क्रिया। ठीक है, और जो जुड़ कर बनती है, वैसे चीजें जो जुड़ कर बनती है उसे बोलते हैं एनाबोलिक। इंग्लिश में बोलते हैं एनाबोलिक क्रिया। और कैटाबोलिक और एनाबोलिक को जोड़ दिया जाता है तो वो होता है मेटाबॉलिक क्रिया। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऑक्सीकरण क्या है। श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है एक प्रकार का। ये अपचायी क्रिया है, मतलब कि किसी चीज को टूटने से बनता है। आप देखिए श्वसन अंग समझते हैं कि श्वसन जो है श्वसन किस अंग के द्वारा होता है। देखिए, तो श्वसन अंग जो होता है, पहला हम लोग समझते हैं स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी जीव के मतलब होता है, जैसे हम लोग क्या स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव उस जीव को कहते हैं जो बच्चे को क्या पिला, दूध पिला सके। ठीक है, तो वैसे जीव को स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव जो होते हैं फेफड़ा के द्वारा क्या करते हैं? क्रियाएं श्वसन करते हैं। किसके द्वारा क्रिया करते हैं? फेफड़े के द्वारा। इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं फेफड़ा को। देखिए, छोटा थे हम लोग बचपन में तो बोलते थे कि हम लोग श्वसन जो हमारा श्वसन अंग जो है नाक है। देखिए, नाक को बंद कीजिए, मुंह से सांस ले लेंगे। ठीक है, मुंह को अगर बंद कर लेते हैं तो नाक से सांस लेंगे। तो पहले समझते थे कि नाक है या तो फिर मुंह बोल देते थे। नहीं, एक्चुअली दोनों नहीं है, ना नाक है ना मुंह है। हमारा जो श्वसन अंग है वो है फेफड़ा। आप फेफड़ा देखिए, सांस लीजिए तो फेफड़ा है ना, फेफड़ा उठेगा। सांस छोड़िएगा भी तो फेफड़ा। तो हमारा श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। वही कीट के देखा जाए, कीड़े मकोड़े की देखा जाए कि श्वसन अंग क्या होता है, उनका जो श्वास नली हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका श्वास नली। उन लोग श्वास नली यानी ट्रेकिया से ही सांस ले लेते हैं। ठीक, कीट पतंग। आगे हम लोग समझते हैं जलीय जीव। जलीय जीव जैसे मछली हो गया। मछली वगैरह को देखिएगा कि दोनों साइड में उन लोग के इस प्रकार से रहता है। उसको बोलते हैं हिंदी में कलोम बोलते हैं, इंग्लिश में गिल्स और उर्दू में गलफड़ बोलते हैं। तो गलफड़ के द्वारा क्या ले लेते हैं? इस प्रकार से मछली में रहता है, गलफड़ के द्वारा उन लोग क्या ले लेते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। तो जलीय जीव किसके द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं? तो गिल्स के द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं, हिंदी में कलोम और उर्दू में गलफड़ बोलते हैं। तो याद रखिएगा। यही अगर मेढक की बात किया जाए तो मेढक जो श्वसन क्रिया करता है ये तीन तरह से करता है। जवानी में त्वचा से करेगा और भूमि से, और बचपन में है ना, छोटा जब रहेगा तो दूसरा तरीका से करेगा। देखिए, हम लोग समझते हैं बारी बारी से। मेढक अगर भूमि पर है तो केवल फेफड़ा से करेगा श्वसन। अगर मेढक भूमि पर है तो श्वसन अंग किसे करेगा? फेफड़ा से कर लेगा, श्वसन फेफड़ा से ले लेगा। यही अगर भूमि के अंदर है, भूमि के अंदर चला गया है तो त्वचा से करने लगता है श्वसन। ठीक है, लेकिन जब मेढक छोटा रहता है तो उसको बोलते हैं टेडपोल। हम लोग छोटा में क्या करते थे कि मछली समझ के मेढक को, बच्चा को ले आते थे और वो बड़ा होता था तो पता चलता था कि ये मेढक हो गया। ठीक है, टेडपोल बोलते हैं उसको। अब देखिए,
इस टेडपोल को, ये टेडपोल जो होता है बचपन में ये भी गिल्स के द्वारा ही, मछली जैसे गिल्स से करती है वैसे ये भी गिल्स से श्वसन करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि श्वसन अंग इस प्रकार से होते हैं, जैसे स्तनधारी जैसे गाय, बैल, भैंस, मनुष्य, ये सब में फेफड़ा से होता है। ठीक है, छोटे कीड़े मकोड़े, कीट पतंग में श्वास नली यानी ट्रेकिया से ले लेते हैं। जलीय जीव गिल्स के द्वारा करते हैं। मेढक दो जगह से करता है श्वसन, अगर भूमि पर है तो फेफड़ा से करने लगेगा, अगर जल में है, भूमि के अंदर है तो त्वचा से करने लगता है। टेडपोल अगर बच्चा, वही मेढक बच्चा के रूप में है, बच्चा रहता है तो गिल से करता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। आइए इधर समझते हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग। देखिए सांस लेना और सांस छोड़ना, देखिए श्वासोच्छ्वास इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीदिंग, इसको समझते हैं। तो सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, इन दोनों क्रियाओं को जब जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास, इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। अब देखिए अंदर लेना यानी सांस को अंदर लेना कहलाता है निश्वासन, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। और सांस को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? निश्वासन। क्या कहलाएगा? बाहर छोड़ेंगे तो निश्वासन कहलाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपायरेशन। अब देखिए सांस अंदर कौन वाला लेंगे? जो वायु में जो गैस उपस्थित है उसी को ना अंदर लेंगे। तो वायु में क्या उपस्थित है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन जितना परसेंट रहेगा उतना ही परसेंट न लेंगे, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जितना परसेंट रहेगा उतना ही परसेंट ले लेंगे, ऑक्सीजन जितना परसेंट रहेगा उतना ही दे। तो इसको याद रखिएगा। नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल में? तो 78% होता है। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ये 21% होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% होता है। तो इतना हम लोग क्या करते हैं? अंदर ले जाते हैं, लेकिन बाहर कितना निकालते हैं? तो छोड़ने में सिर्फ 4% का हेरा फेरी होता है। कितना परसेंट का? 4% का हेरा फेरी होता है। देखिए नाइट्रोजन 78% अंदर लेगी, क्योंकि वायु में 78% है तो 78% ही हम लोग क्या लेंगे? लेंगे। अब इसको हम लोग नाइट्रोजन को छोड़ देंगे कितना? 78%। 78% लिए, 78% ही छोड़ देंगे। ऑक्सीजन लिए थे 21%, छोड़ रहे हैं 17%। कितना परसेंट का रेंज हुआ? तो 4% का, यानी लिए 21%, छोड़ दिए 17%। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड लिए 0.03% और छोड़ रहे हैं कितना परसेंट? 4%। 0.03% के मतलब कि 1% नहीं लिए और छोड़ कितना रहे? 4%। तो समझिए, देखिए ऑक्सीजन लिए थे 21%, छोड़े 17%, तो 4% कहीं ना कहीं तो मैनेज हुआ शरीर में। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का 4% का हेरा फेरी है, बाकी नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से समझ गए कि निश्वासन मतलब सांस को बाहर छोड़ना निश्वासन कहलाएगा, इंग्लिश में एक्सपायरेशन, और अंदर लेना सांस का निश्वासन यानी इंस्पायरेशन कहलाएगा। तो इतना समझे आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के पार्ट को हम लोग समझते हैं श्वसन मार्ग के बारे में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब समझते हैं हम लोग श्वसन मार्ग के बारे में। देखिए आपको पढ़ाए थे कि खाना जिस माध्यम से जाता है उस माध्यम को हम लोग, है ना, जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते को बोलते थे आहार नाहार, है ना। क्या बोलते थे? आहार नाल बोलते थे। लेकिन जिस माध्यम से वायु जाता है हमारे अंदर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग बोलते हैं। देखिए श्वसन मार्ग का डिफिनेशन लिख दिए, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है श्वसन मार्ग कहलाती है। श्वसन मार्ग बहुत श्वसन मार्ग कितने हैं इसे यहाँ पे देख लीजिए। देखिए श्वसन मार्ग में पहला आता है नासा छिद्र। नासा छिद्र ये आपका नाक का जो छिद्र है जो दो, ये हो गया। नासा छिद्र में क्या होता है? बाल होते हैं यहाँ पे। ये बाल क्या करते हैं? जो धूलकण वगैरह होते हैं उनको चिपका लेता है, ठीक है, और इसको चिपकाने का काम कर लेता है। उसके बाद नासा छिद्र के बाद आता है नासा कपाट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मारिएगा तो चोट लगेगा बहुत कस के, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नासा कपाट। क्या बोलते हैं? नासा कपाट। नासा कपाट के पास एक द्रव होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस, चिपचिपा द्रव। चाहे आपको जुकाम या सर्दी रहे या ना रहे, आप नाक में यहाँ पे हाथ डालिएगा तो हमेशा चिपचिपा द्रव लगेगा, उसको म्यूकस बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। वही होता है नासा कपाट। अब देखिए इसके बाद हम लोग समझते हैं फेरिंग्स यानी ग्रसनी। फेरिंग्स जो होता है ये इसको हल्लक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल्लक। इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं, हिंदी में ग्रसनी, ठीक है। तो ये समझिए, पहला क्या बताया आपको? नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद हल्लक जिसको बोलते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स। उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को बोलते हैं स्वर तंत्र। देखिए इसको बोलते हैं लैरिंग्स। अगर यहाँ पे आप लोग रोक दीजिएगा, इसको पकड़ के बोलिएगा तो बोल नहीं पाइएगा। ये क्या है? हमारा लैरिंग्स है, ठीक है।
उसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। देखिए ट्रेकिया, ये हमारा ट्रेकिया हो गया, यहाँ पे फिगर में भी समझाएंगे आपको। ये ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया के बाद होता है ब्रोंकाई। क्या होता है? ब्रोंकाई। उसके बाद होता है ब्रोंचिलियस। क्या होता है? ब्रोंचिलियस। उसके बाद होता है एल्विला वायु कोष्ठक। वायु मतलब यहाँ पे क्या होते हैं? वायु उपस्थित होते हैं। उसके बाद वायु कोष्ठक से ब्लड क्या करता है? वायु को अंदर ले जाता है और वो दे देता है कोशिका यानी सेल को देता है। और सेल क्या कर देता है? सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। माइटोकॉन्ड्रिया जहां जहां आवश्यकता होती है वहां पे भेज देता है। तो इस प्रकार से श्वसन का मार्ग होता है। इस प्रकार से क्या हमारे बॉडी के अंदर श्वसन जाते हैं यानी हवा जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये हमारा क्या हो गया? ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया के मतलब ग्रसनी हो गया। यहाँ से ट्रेकिया क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं ये सी टाइप का है। ये एक संयोजी ऊतक का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, ये बहुत क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ये इसलिए इसमें लगा हुआ है ताकि अगर आप हवा नहीं ले रहे हैं, सांस नहीं ले रहे हैं, तो उसके बाद ये चिपक नहीं जाए, ये जो नसें जो है ये चिपक ना जाए, उसके लिए बीच में सी टाइप का कार्टिलेज का बना हुआ है ये हड्डी। ठीक है, कार्टिलेज का बनाया, ये सटने नहीं देता। ठीक है, तो ये ट्रेकिया हो गया। उसके बाद ट्रेकिया जो है दो हिस्सों में बट गया है। ट्रेकिया कितने हिस्सों में बट गया है? दो हिस्से में। एक हिस्सा में क्या होता है? खाने वाला जो हम लोग भोजन करते हैं वो जाता है, और एक हिस्सा जो है उसमें वायु जाता है यानी सांसें जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन जाता है। अब देखिए यहाँ से ये जो है ट्रेकिया, ट्रेकिया यहाँ से आता है तो दो भागों में बढ़ जाता है। इसके बाद इधर समझते हैं, इधर आता है तो इसमें भी कई भागे हो जाते हैं। यहाँ से भी ये क्या हो जाता है? छिटक जाता है। तो यहाँ छिटकने वाला जो ये पॉइंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को, ये जो गुच्छा के समान आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एल्वियली। क्या बोलते हैं? एल्वियली। और ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इसको बोलते हैं ब्रोंकिया। क्या बोलते हैं? ब्रोंकिया। तो इसके बाद यहाँ से आने के बाद क्या होता है? ब्रोंकिया में बदल जाता है। ब्रोंकिया के बाद मुंह पे गुच्छा हो जाते हैं। ठीक है, यहीं पे इसी को वायु कोष्ठक बोलते हैं। एल्वियली को ही क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक कहते हैं। इधर भी समान सेम होगा। देखिए ये हमारा दोनों फेफड़ा है, लेफ्ट फेफड़ा राइट फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है दोहरी झिल्ली से बंद होता है, उस दोहरी झिल्ली को बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि फेफड़ा जो है दो तरह से नली आई हुई। ट्रेकिया, ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाता है। एक ट्रेकिया जो एक रास्ता जो है वो खाना जाने वाला रास्ता, दूसरा जो है वायु, इसी में। ठीक है, इसमें वायु जाने वाला एक तरफ से। ठीक है, तो इतना समझ गए। आगे के पॉइंट में हम लोग समझते हैं डायफ्राम के बारे में। देखिए डायफ्राम के बारे में हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक में समझेंगे। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।